हेलो हेलो हेलो। हाँ फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के काफ़ी डिस्कशंस किए थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर मैंने टेकअप किया था। मैं शायद 1 या 2 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है ना। मैंने आपसे क्या क्या बात डिस्कस कर चुका हूँ, संभवतः मैं आपसे रेस्पिरेटरी फेलेसी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, और उसके बाद मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। फिर मैं आपको न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ का डिस्कशन कर चुका हूँ। उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स फोर्स और मोमेंटम के बीच, चेंज इन मोमेंटम के बीच, इम्पल्स फोर्स और चेंज इन मोमेंटम के बीच क्या रिलेशनशिप होता है। इतनी स्मॉल डिस्कशंस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आज का कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कुछ उन पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। इतने डिस्कशन हमारे हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में 20-25 मिनट का जो भी वीडियो होगा, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की एटलीस्ट बेसिक लेवल की इतनी बातें हैं उसको फाइनल कर दूं, और इसके बाद से हम इसका प्रॉब्लम्स का वीडियो बनाएंगे, जेई और नीट वाला, ठीक है ना। तो ठीक है, अभी मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको 2 बातें जाननी है, 2 बातें खूब अच्छे से समझ जाइए। एक है इनर्शियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बारे में जान लीजिए कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या मतलब है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या मतलब है, इसके बारे में जान लीजिए। और इसी में आप कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स, ये सारी बातें मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा इस समय। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स, और साथ में आपको सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लिफ्ट, सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लिफ्ट्स एंड इंक्लाइंड प्लेन्स एक्सेट्रा, ये डिस्कस करूंगा। और साथ में एक बात और भी है कि एक तो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस करूंगा, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स डिस्कस करूंगा, तीसरा सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लिफ्ट्स एंड इनर्शियल एंड इंक्लाइंड प्लेन, ये सारी बातें डिस्कस करूंगा। और इसके बाद आपका फोर्स बॉडी डायग्राम और फोर्स इक्वेशन, ये डिस्कस करूंगा। ये छोटी मोटी 3-4 बातें हैं, और अगर टाइम मिला तो 1-2 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इतनी ही बातों पर फोकस करिए, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन टॉपिक मैंने टेकअप किया है, 1-2 वीडियो शायद मैं बना चुका हूं, और पहले की बातें हो चुकी हैं इसके पहले की। अब से देखिए, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझिए, कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स को समझिए, साथ में सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लिफ्ट्स एंड इंक्लाइंड प्लेन एक्सेट्रा, ये सब समझिए। फिर फोर्स बॉडी डायग्राम और फोर्स इक्वेशन को समझिए, ठीक है ना। तो इतनी बात मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ध्यान दिए, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इससे हम क्या समझते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हर जगह वैलिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो न्यूटन ने जो लॉ बनाया है वो हर जगह वैलिड है। ये तभी वैलिड होंगे जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो इनर्शियल है। फिर से सुनिए, खूब देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छे से रखिए। मेरे वीडियोस जितने हैं उतने आप देख लीजिए, जिससे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएं, और फिर प्रॉब्लम्स में मैं उन्हीं बेसिक्स का इस्तेमाल करूंगा। तो आप पहले समझिए कि इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या मतलब है। इनर्शियल, देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो मैंने इसके पहले की वीडियो में पढ़ाया है, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह वो नहीं लगता है, हर जगह वो सही नहीं है। वो कहाँ सही है, वो केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सही है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है तो ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड है। तो सबसे पहली बात यह है कि इनर्शियल होता क्या है। तो देखिए, ऐसा कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या रेस्ट पे है, उसको हम इनर्शियल कहते हैं। ऐसा कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या रेस्ट पे है, वो मतलब अनएक्सेलरेटेड होना चाहिए। ऐसा कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अनएक्सेलरेटेड है, उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। देखिए, ऐसा है, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस दुनिया में 100% इनर्शियल नहीं हो सकता है, नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन अप टू अ गुड अप्रॉक्सीमेशन और प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। फिर से सुनिए मेरी बात को, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं है, ये केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहता है या अनएक्सेलरेटेड रहता है, ठीक है ना। रेस्ट पे रहेगा तो भी इनर्शियल माना जाएगा। लेकिन कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस पूरी प्रकृति में 100% परफेक्ट इनर्शियल नहीं है। फिर भी अर्थ को अप टू अ गुड अप्रॉक्सीमेशन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। और कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसको भी हम इनर्शियल मान लेते हैं और केवल उसी में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है। जैसे मान लीजिए आपके कोई कार जा रही है, कार अनएक्सेलरेटेड है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो कार के अंदर कार को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानिए तो वहाँ भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होगा। लेकिन अगर वो कार एक्सेलरेटेड है तो नहीं होगा। अगर एक लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो वो भी इनर्शियल होगा। अगर वो एक्सेलरेटेड है तो वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा और वहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। अब स्यूडो फोर्स क्या होता है? स्यूडो फोर्स एक तरह का काल्पनिक बल है, एक तरह का इमेजिनरी फोर्स है, ठीक है ना, जो कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वैलिड बनाने के लिए। फिर से सुनिए, स्यूडो फोर्स एक तरह का इमेजिनरी फोर्स है, एक तरीके का काल्पनिक बल है। ये इमेजिनरी है, इसीलिए इसका कोई रिएक्शनरी फोर्स भी नहीं होता। स्यूडो फोर्स का कोई भी रिएक्शनरी फोर्स नहीं होता। ये हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वैलिड बनाने के लिए। इसका कोई रिएक्शनरी फोर्स नहीं होता। अब मैं एग्जाम्पल से ये बात क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक यहाँ लैम्प पोस्ट है। मान लीजिए ये एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में यहाँ पे एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है ना, ऊपर लगा हुआ है, और यहाँ कोई आदमी खड़ा है। यहाँ पे मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है। फिर से देखिए, मान लीजिए ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट में यहाँ पे एक लैम्प पोस्ट है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है उस लिफ्ट के अंदर ही। और एक आदमी ऐसा है, थोड़ा मैं इसको मिटा के बनाऊँ, अच्छे से बन नहीं रहा है। देखिए, ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता चुका, स्यूडो फोर्स बता चुका। अब मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक लिफ्ट है, एज्यूम करिए ये एक लिफ्ट है, ठीक है ना। इस लिफ्ट में ये एक लैम्प पोस्ट है, यहाँ पे एक लैम्प पोस्ट ऐसे लगा हुआ है। एक आदमी इस लिफ्ट में है, एक आदमी इस लिफ्ट में खड़ा है, ठीक है ना। और ये मान लीजिए ग्राउंड है, इसको एज्यूम कर लीजिए ग्राउंड है। फिर से देखिए, ये लिफ्ट है, ये लैम्प पोस्ट है, इस लिफ्ट में ये आदमी खड़ा है, और ये मान लीजिए ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे भी एक आदमी स्टेशनरी खड़ा है, ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ये भी मान लीजिए कि ये लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस आदमी से पूछिएगा कि इस लैम्प, अगर कंडीशन आप समझ गए, अब इस आदमी से पूछिएगा कि इस लैम्प पोस्ट का एक्सेलरेशन क्या है, तो वो बोलेगा ए। और अगर इसी आदमी से पूछिएगा कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो वो बोलेगा मास ऑफ लैम्प पोस्ट इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, सॉरी, न्यूटन सेकंड लॉ। ये तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, ये आप समझ ही रहे हैं। अब दूसरी बात देखिए, वही चीज़ अगर आप इस आदमी से पूछते हैं कि इस लैम्प का एक्सेलरेशन क्या है, तो ये आदमी क्या बताएगा? ये आदमी बताएगा कि इस लैम्प का एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से लैम्प आ रहा है उसी से आदमी आ रहा है। तो ये जब ऑब्जर्व करेगा अपने ऊपर तो पाएगा हमेशा लैम्प का एक्सेलरेशन 0 है। तो इस आदमी से पूछा जाए कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये कहेगा कि इसके ऊपर फोर्स 0 लग रहा है, क्योंकि इससे इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो अब देखिए, अब एक ही केस में एक ही लैम्प पोस्ट है, एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहा है, ये कुछ और बात कहेंगे, ये कुछ और बात कहेंगे। फिर से ध्यान से देखिए, एक ही लैम्प पोस्ट है, ये लिफ्ट है, एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रही है, ये कोई और बात कहेंगे, ये कोई और बात कहेंगे। क्यों? ये कहेंगे इसके ऊपर फोर्स लग रहा है m इंटू ए, अगर m इसका मास है, और ये कहेंगे इसके ऊपर 0 फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। एक ही चीज़ है, उसके ऊपर दो लोग की ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट हैं, दो लोग डिफरेंट डिडक्शंस कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये इसी लिफ्ट में है
और ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ व्यक्ति है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। इनर्शियल का मतलब ये है कि वो जो है उसका कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। अर्थ को मैंने पहले ही बता दिया कि अर्थ भी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन हम मान लेते हैं कि अर्थ करीब करीब है प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, ठीक है ना। तो अर्थ पे जो आदमी खड़ा है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और उसके हिसाब से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड है, क्योंकि अगर कोई बॉडी ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, उसका मास m है, तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स m में होगा, ठीक है ना। लेकिन इनके हिसाब से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, क्योंकि इनके हिसाब से इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो अब देखिए ये बात क्लियर हो गई कि अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, और इनर्शियल से ऑब्जर्व करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप दूसरी बात देखिए, स्यूडो फोर्स के बारे में मैंने क्या बताया था। स्यूडो फोर्स एक तरह का इमेजिनरी फोर्स है, एक तरह का काल्पनिक बल है। ये इसका कोई रिएक्शनरी फोर्स नहीं होता। और स्यूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब कोई व्यक्ति ऑब्जर्व करता है तो स्यूडो फोर्स को लगाया जाता है टू मेक द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड। तो अब इस केस में देखिए, अगर इसके ऊपर एक इमेजिनरी फोर्स ऊपर m में लगा दें तो इनकी बात भी सही हो जाएगी, इनकी बात भी सही हो जाएगी, इनकी बात भी सही हो जाएगी, समझ रहे ना। तो यही स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स एक तरह का इमेजिनरी फोर्स है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाते हैं टू मेक द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड, ठीक है ना। इसका कोई रिएक्शनरी फोर्स नहीं होता है, ठीक है ना। अब जब हम प्रॉब्लम्स हैंडल करेंगे तो इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। अब आगे की बात देखिए, आगे की बात देखिए। इस चैप्टर के कुछ डिस्कशंस आज हम लोग कर लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे, ठीक है ना। एक एक टॉपिक पूरा ख़त्म करेंगे और फिर प्रॉब्लम्स देते जाएंगे, ठीक है ना। या अभी कुछ दिन चलने दीजिए, जब हम बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होंगे तो हमें टाइम मिलेगा तो हम 2-3 पॉइंट्स बता के और तुरंत उस पर बेस्ड क्वेश्चन बताते जाएंगे, तो वो मेरे ख्याल से और भी अच्छा रहेगा। आकाश में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए नेक्स्ट चीज़ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो देखिए ये इनका मैंने आपको बताया था, लिफ्ट के अंदर जो है उसके ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है, लिफ्ट के अंदर जो है उसका ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है, ठीक है ना। तो अब आप नेक्स्ट चीज़ देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इन लिफ्ट। अगर कोई लिफ्ट है, एक्सेलरेटेड है, तो उससे संबंधित छोटे मोटे सवाल न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आप हैंडल कर सकें, इसलिए कुछ बेसिक्स आपको हम बता दें। और साथ में पुली और इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा, अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट पुली पे लटकाए हुए हैं या इंक्लाइंड प्लेन पे कोई मास रखा है तो उस पर क्या क्या फोर्स लगते हैं, ये सब थोड़ा डिस्कस कर दें। और फोर्स बॉडी डायग्राम और फोर्स इक्वेशन क्या होता है ये आपको हम बता दें। देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि फोर्स बॉडी डायग्राम क्या होता है और फोर्स इक्वेशन क्या होता है। खूब बढ़िया से समझिए, न्यूमेरिकल्स इसी से लगते हैं। फोर्स बॉडी डायग्राम वो डायग्राम है जो किसी भी बॉडी पे लगने वाले समस्त बलों को निरूपित करता है। किसी भी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को जिस डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी को फोर्स बॉडी डायग्राम कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को जिस डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी को फोर्स बॉडी डायग्राम कहते हैं, ठीक है ना। इस फोर्स बॉडी डायग्राम से न्यूमेरिकल्स में कुछ बातें दी रहती हैं, उनकी मदद से जो गिवन डाटा है, मैंने पहले ही आपको बताया था न्यूमेरिकल्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन। आपके पास कुछ बातें दी होंगी और कुछ पूछ रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको बहुत बारीकी से ये समझना है न्यूमेरिकल देखते ही कि क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। तो फोर्स बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करके न्यूमेरिकल्स में दी हुई कंडीशन के अनुसार आप फोर्स इक्वेशन बनाएंगे, और फोर्स इक्वेशन में कुछ नोन्स होंगे, कुछ अननोन्स होंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे, आपकी डिजायर्ड चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। आप पहले क्लास 9-10 में ही पढ़ चुके हैं कि अगर कोई इक्वेशन है, अगर 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। तो किसी केस में 2 इक्वेशन बन जाते हैं, किसी में 3 बन जाते हैं। जैसे ऐसा प्रॉब्लम होता है वैसे वैसे हम लोग हैंडल करते जाते हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले आप ये देखिए कि मैं एग्जांपल से आपको दिखा रहा हूँ। जैसे पुलिस का क्वेश्चन आपके एक पुली है और पुली के ऊपर 2 मासेस ऐसे लटके हुए हैं, ठीक है ना। एक M1 और दूसरा M2। खूब ध्यान से देखिए, एक पुली है और उस पुली पे 2 मासेस M1 M2 आपके लटके हुए हैं इस तरह। और फिर इस तरह के पे बेस्ड काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपको अभी मैं हैंडल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है ना।
तो अब देखिए, जब तक आप रोटेशन नहीं पढ़े हैं तब तक आपको जो पुली मिलेगी वो फ्रिक्शनलेस मिलेगी, ठीक है ना। पुली क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट तक आपको फ्रिक्शनलेस पुली मिलेगी, और स्ट्रिंग जो मिलेगी वो लाइट और इनएक्सटेंसिबल मिलेगी, ठीक है ना। फ्रिक्शनलेस पुली और स्ट्रिंग जो होगी लाइट होगी और इनएक्सटेंसिबल होगी। लाइट मतलब हल्की होगी, उसका कोई वेट नहीं होगा, और इनएक्सटेंसिबल से मतलब है कि उसको आप उसमें कोई खिंचाव नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की आपको पुली मिलेगी, इस तरह का आपको ये मिलेगा। लेकिन जब रोटेशन भी पढ़ लेंगे तो पुली के मास को भी देकर कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है ना। तो फिलहाल देखिए, अगर किसी सपोर्ट से एक पुली टंगी हुई है और उसके ऊपर 2 मास लटक रहे हैं, ठीक है ना, और ये पुली स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है और लाइट है, ठीक है ना, और ये स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है और वेटलेस है, तो ऐसे केस में दोनों स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे टेंशन जो होगा सेम होगा। अगर टेंशन यहाँ पे टी है तो यहाँ भी टेंशन टी ही होगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, इसमें आपको इस तरह के सवाल मिल जाते हैं, जैसे इसमें एक वेरिएबल m1 है, दूसरा वेरिएबल m2 है, तीसरा वेरिएबल ये टेंशन t है। अगर वो कंडीशन है जो मैं पहले बता चुका हूँ, तो टेंशन दोनों पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग में t ही होगा, टेंशन t है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि ये मास m2 m1 से बड़ा है, मान लीजिए ये मास m2 m1 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली इस सिस्टम का एक्सेलरेशन ऐसे होगा, m2 नीचे जाएगा और m1 ऊपर जाएगा, ये तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए वो एक्सेलरेशन a है, तो अब देखिए कितने वेरिएबल्स हो गए, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल आपके हो गए। इनमें से कुछ आपको न्यूमेरिकल में दे देगा और कुछ की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है ना। इनमें से कुछ न्यूमेरिकल में आपको दे देगा और कुछ की वैल्यू पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया, मान लीजिए मास है 5 kg और ये m2 है 10 kg, और फिर आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या है और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है। ये बात आपसे मान लीजिए पूछ ली, तो आप कैसे करेंगे। मैं ये एग्जाम्पल आपको दिया हूँ फोर्स बॉडी डायग्राम और फोर्स इक्वेशन को समझाने के लिए, और उससे कैसे आप प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए ये बातें दे दिया और ये चीज़ पूछ लिया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि m1 m2 पे लगने वाले सारे फोर्सेस को देखेंगे। तो m2 पे लगने वाले सारे फोर्सेस को अगर आप बारीकी से देखते हैं तो आप पाएंगे m2 पर एक ग्रेविटी नीचे तो लगेगी ही m2g, और साथ में क्या लगेगा, ये टेंशन ऊपर की ओर लगेगा। ये टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, और हमने ये एक्सेलरेशन इसका a डाउनवर्ड मान लिया, तो यानी कि नेट फोर्स इसके ऊपर जो लग रहा है वो m2a लग रहा है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन a हमने मान लिया। तो ये आपका क्या है, दिस इज़ योर फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ऐसा डायग्राम जिससे किसी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया। अब इसका फोर्स इक्वेशन क्या होगा, इस फ्री बॉडी डायग्राम से जो फोर्स इक्वेशन होगा वही फोर्स इक्वेशन हम निकालते हैं, जो न्यूमेरिकल्स में जो डाटास दिए रहते हैं, जो हमको नोन चीज़ें दी रहती हैं, जो बातें बताई रहती हैं कि ये ऐसे ऐसे है, उस हिसाब से हम फोर्स इक्वेशन बनाते हैं। तो फोर्स इक्वेशन इसका बनेगा m2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2a। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसको कहेंगे फोर्स इक्वेशन, इसको कहेंगे फोर्स इक्वेशन, और इसको कहेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ देखिए, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को देखिए, m1 पे लगने वाले सारे फोर्सेस को देखिए, तो आप बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि m1 के ऊपर एक फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो ऊपर की ओर है, और दूसरा m1 पे लग रहा है एक ग्रेविटी फोर्स m1g जो कि नीचे की ओर है। लेकिन एक बात और भी है कि ये m1 ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड है। m1 कहाँ एक्सेलरेटेड है, ऊपर की ओर। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया m1 का। अब इससे फोर्स इक्वेशन निकालेंगे तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं t माइनस m1g, क्योंकि टेंशन ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, तो t माइनस m1g, और नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, तो t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, या इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये आपको न्यूमेरिकल इस तरीके से देगा कि गिवन 2 मासेस m1 m2 such that m1 is equal to 5 kg or m2 is equal to 10 kg and they are suspended from a light inextensible string through a smooth pulley, ठीक है ना। अगर ये बात ना भी दिया हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो आप समझिए कि ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, कि पुली अनएक्सटेंसिबल होगी, और ये पुली क्या होगी, फ्रिक्शनलेस होगी और लाइट होगी। और अगर कुछ नहीं दिया है तो आप अपने मन से फ्रिक्शन नहीं मानेंगे,
ठीक है ना। अगर कुछ नहीं दिया है तो वो स्मूथ ही होगी, ये मान के आप चलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए दूसरी चीज़ देखिए कि गिवन टू मासेस सस्पेंड बाय अ पुली, ठीक है ना, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस। तो ये दो वेरिएबल टेंशन और एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है और मासेस दिया हुआ है। तो मैंने आपसे क्या कहा, पहले आप दो फोर्स इक्वेशन बनाइए, दो फोर्स इक्वेशन आपके बन गए। अब आप देखिए इस फोर्स इक्वेशन में एक वेरिएबल है टेंशन, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसमें भी एक वेरिएबल है टेंशन, एक वेरिएबल है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चन के लिए सीधे सीधे आपको जो है फॉर्मूला निकाल के फॉर्मूला रटे रहेंगे, तभी आप 1 मिनट में सवाल मार के टिक कर पाएंगे, ठीक है ना। खैर इस तरह का सवाल मेंस लेवल पे आएगा नहीं इतना ईजी, नीट लेवल पे आ सकता है, ठीक है ना, आता है। तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चीज आप देखिए, नेक्स्ट चीज देखिए, फोर्स बॉडी डायग्राम और फोर्स इक्वेशन हो गया। अब आपको मैं छोटी छोटी कुछ बातें और बता दूं कि देखिए कोई मास अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, कोई मास अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, तो इससे संबंधित भी बहुत से न्यूमेरिकल आपको इनकाउंटर होंगे। इसमें लगने वाले फोर्सेस को पहले मोटी मोटा आप स्टडी कर लीजिए और इन फोर्सेस से फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम से फोर्स इक्वेशन बनाइए, फोर्स इक्वेशन से कुछ अननोन्स होंगे, कुछ नोन्स होंगे, सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल केस मैं आपको बता रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। अगर कोई मास m रखा हुआ है तो इसका वेट लगेगा mg नीचे, ठीक है ना। अब mg अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा mg कॉस थीटा। इस mg को आप रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप एक बात देखिए बहुत अच्छे से कि इस ब्लॉक का जो इस इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी इंक्लाइंड के वर्टिकली ये ब्लॉक कहीं नहीं मूव कर रहा है। इसलिए अगर नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है, नॉर्मल हमेशा दो सरफेसेस के कांटेक्ट पर लगता है, ठीक है ना, दो सरफेसेस के कांटेक्ट पर नॉर्मल लगता है। इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर की ओर लग रहा है और इसके ऊपर नॉर्मल नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है ना। नॉर्मल एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी होता है, इसके बारे में जब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, बहुत से आईआईटी में से क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो वो सारी बातें उस समय डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल जो है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी होता है, ये एडजस्ट भी करता है नॉर्मल, ठीक है ना। जैसे मान लिए कि इंक्लिनेशन ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे तो ये नॉर्मल जो है शिफ्ट करता जाएगा। अभी तो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, बाद में क्या होगा, इधर शिफ्ट करता जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट तक आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल इस पॉइंट पे आ सकता है। अगर उससे ज़्यादा इंक्लिनेशन बढ़ा देंगे तो ये बॉडी जो है टॉपल कर जाएगी, ठीक है ना। तो वो सब डिस्कशंस बाद में होंगे, बहुत आराम आराम से, पहले बेसिक्स जान जाइए। बेसिक्स अगर एकदम क्लियर हैं तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस केस में फोर्सेस ऐसे लगते हैं, ये mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, ये नॉर्मल हो गया। और अगर ये फ्रिक्शन अगर कुछ नहीं दिया है तो इस सरफेस को आप फ्रिक्शनलेस मानेंगे, ये इंक्लाइंड के सरफेस को आप फ्रिक्शनलेस मानेंगे। लेकिन अगर फ्रिक्शन दिया हुआ है तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी आप यहाँ पर मान के चलेंगे, वो फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों सरफेसेस के कांटेक्ट पे लगता है, ठीक है ना। एक बात क्या कहते हैं, आपके सिलेबस में जो एनसीईआरटी का दिया हुआ है टॉपिक, उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के साथ फ्रिक्शन भी दिया है। तो फ्रिक्शन का कुछ पार्ट मुझे पढ़ाना बाकी है, वो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्रिक्शन भी क्लियर कर दूं आपको, और उसके बाद दोनों के न्यूमेरिकल्स मैं आपको बना के बड़े बड़े वीडियो, एक दो वीडियो दे दूंगा, ठीक है ना। तो अब फ्रिक्शन अभी मैंने पढ़ाया नहीं, तो फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा मोड़ा जान लीजिए। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेज मोशन, ये जनरली आपकी किताबों में मिलता है, लेकिन अगर एकदम बारीकी से देखिए तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेज एनी रिलेटिव मोशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इन जनरल इट अपोजेज मोशन, जनरली तो ओवरऑल मोशन को अपोज करता है, लेकिन कभी कभी ओवरऑल मोशन को सपोर्ट भी करता है, ठीक है ना। कई एग्जाम्पल हैं, जब फ्रिक्शन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो अभी आप देखिए, जैसे नॉर्मल किताबों में मिल जाता है फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेज मोशन, ठीक है ना। ये 100% सही नहीं है, ठीक है ना। ओवरऑल मोशन को फ्रिक्शन आमतौर पर रेजिस्ट करता है, लेकिन 100% ट्रू अगर आप डेफिनेशन देना चाहें तो ऐसे देंगे कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेज एनी रिलेटिव मोशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इन जनरल इट अपोजेज द मोशन, हाउएवर समटाइम्स इट सपोर्ट्स मोशन आल्सो, ठीक है ना। ये इसका ट्रू केस होगा। जब फ्रिक्शन पढ़ाएंगे तो बात एकदम आपको साफ हो जाएगी। फिलहाल आप जानिए फ्रिक्शन इस सरफेस से ऐसे लग रहा है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दो सरफेस, आप जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों सरफेस की रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर ये म्यू है तो ये फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन,
और चूंकि इस डायरेक्शन में कोई वर्टिकल मोशन नहीं है तो नॉर्मल जो है mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू mg cos थीटा। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने बातों को ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने ये केस देख लिया। अब आप देखिए अब तक के वीडियो में आप एक बात समझ गए होंगे कि इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ये मैंने एग्जांपल से आपको क्लियर कर दिया। ठीक है ना, स्यूडो फोर्सेस क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, एक आध एग्जांपल देके मैंने आपको क्लियर कर दिया। जेई पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उनको बाद में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आप देखिए कि मैंने आपको फोर्स बॉडी डायग्राम, फोर्स इक्वेशन क्या होता है ये समझा दिया। फिर उसके बाद इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी रखी हुई है तो उसके ऊपर कैसे कैसे फोर्स लगेंगे ये बता दिया। अगर एक पुली है उसके दोनों साइड दोनों मास हैं तो कैसे कैसे फोर्स लगेंगे, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कैसे फोर्स इक्वेशन निकालेंगे, कैसे इनको सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, इसके बारे में हल्का फुल्का डिस्कशन हो गया। ठीक है ना, तो अब देखिए मैं छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस भी आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं और ये वीडियो आज क्लोज कर देता हूं। ठीक है ना, ये वीडियो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का मैं समझता हूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूरा ख़त्म हो गया। अभी मैं एक बार फिर से चूंकि वीडियो बना रहा हूँ इसलिए एक बार फिर से किताब देख लेता हूँ। अगर कोई ये थोड़े मोटे पॉइंट बचे होंगे तो मैं उनको ही बोल दूंगा, मेरे ख्याल से बचे नहीं हैं। ठीक है ना, तो अब आप देखिए मैं आपको दो तीन हाँ एक बात और, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लिफ्ट्स। लिफ्ट के संदर्भ, एक लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है या ए एक्सेलरेशन से ऊपर आ रही है। इन दोनों केसेस में इसके अंदर अगर कोई आदमी रखा हुआ है तो उसका वेट कितना बढ़ा या घटा महसूस होगा। इस तरह के भी प्रश्न आपके आते रहते हैं। ठीक है ना, बोर्ड में तो अक्सर आते हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी आते रहते हैं। ठीक है ना, तो पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वेट होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको अपना भार कैसे महसूस होता है? आपको अपना भार इसलिए महसूस होता है क्योंकि अर्थ जो है आपके ऊपर एक रिएक्शनरी फोर्स लगा रही है। ठीक है ना, अगर वो रिएक्शनरी फोर्स न लगाती तो आपको अपना भार महसूस नहीं होता। ठीक है ना, अगर आप 100 मंजिला छत से कूद जाइए तो आपको रास्ते में अपना भार नहीं महसूस होगा, आप एकदम वेटलेस लगेंगे। जब आप गिरेंगे तब पच से आपको पता लगेगा कि आपके साथ क्या हुआ। ठीक है ना, लेकिन वैसे मैं बताऊं कि आपको अपना वेट इसलिए महसूस होता है क्योंकि ये जो सरफेस है वो आपको रिएक्शन देता है। जैसे आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं तो आप अर्थ आपको खींच रही है, अर्थ आपका मान लीजिए मास m है और अर्थ आपको mg से नीचे खींचेगी। तो अर्थ अगर ये सरफेस नहीं होता तो g एक्सेलरेशन से आप नीचे ऐसे टपक जाते, लेकिन ये सरफेस है तो mg के बराबर ही फोर्स ऊपर लगा रहा है, तभी तो आप स्टेबल हैं। आप यहाँ, मैं यहाँ स्टेबल हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर नेट फोर्स 0 है। मेरे ऊपर नेट फोर्स 0 कैसे होगा? अर्थ तो खींची रही है mg से, इसका मतलब सरफेस भी नॉर्मल रिएक्शन mg ऊपर लगा रहा है, तभी तो हम स्टेबल हैं। तो यही नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वही हमारा वेट होता है, वही वेट हम महसूस करते हैं। ठीक है ना, और अगर ये नॉर्मल रिएक्शन न लगे तो हमारा वेट जो है हम अपना वेट महसूस नहीं करेंगे। अगर ये जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारा वेट कम हो जाएगा। इसीलिए हम मून पे जाएंगे, मून पे जाते हैं तो 1/6 भार हमको महसूस होता है, क्योंकि भार क्या है? वही नॉर्मल रिएक्शन है जो सरफेस दे रहा है। तो जब ये नॉर्मल रिएक्शन चेंज करेगा जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में आपका जो है ऑब्जर्व्ड वेट जो है, ऑब्जर्व्ड अपरेंट कुछ भी कह लीजिए, वो आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है ना, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हैं और क्या कहते हैं, इससे भी तेज़ चलना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा। क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हैं और सारी बातें एक बार आपको सुनना, जानना, 2-3 बार दोहराना बहुत ज़रूरी है। और जितना जल्दी आप ये काम करेंगे उतना ज़्यादा समय आपको प्रश्न लगाने में, न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए मिलेगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी तभी लगेंगे ये सब बातें आप जानते रहेंगे। ठीक है ना, तो अब आप अगली बात देखिए, अगर ये लिफ्ट है, ये एक्सेलरेशन से इधर नीचे आ रही है, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसके वेट में क्या फ़र्क आएगा? अगर ये एक एक्सेलरेशन से नीचे जाए या एक्सेलरेशन से ऊपर आए या कांस्टेंट स्पीड से नीचे ऊपर जाए, इन तीनों केसेस में इसके वेट पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इस तरह का भी डिस्कशन हल्का फुल्का हम लोग कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको समझा दिया कि आपको वेट कैसे महसूस होता है। आप वेट क्या है? आपका रिएक्शन है जो अर्थ आपको देती है, जो आपका सरफेस आपको देता है, जिस सरफेस पे आप स्टैंड किए। ठीक है ना, वही आपका वेट है। तो अब आप देखिए, अगर ये पर्सन इस लिफ्ट में खड़ा है, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो क्या केस बनेगा? इस पर्सन पे लगने वाले फोर्सेस को मैंने FBD, फोर्स बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। इस पे लगने वाला एक फोर्स नॉर्मल ऊपर की ओर होगा। ठीक है ना, दूसरा फोर्स mg, अगर इसका मास m है तो mg नीचे की ओर रहेगा। ये बात तो एकदम क्लियर है। अब आप देखिए, अगर ये सिस्टम नीचे आ रहा है, अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही है, आदमी इसके ऊपर खड़ा है, तो ये भी
ये भी नीचे आ रहा है। अगर ये एक्सेलरेशन से लिफ्ट आ रही है तो आदमी भी एक्सेलरेशन से आ रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स इस सिस्टम पे नीचे की ओर लग रहा है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात हम साफ है। तो अब देखिए नेट फोर्स नीचे लग रहा है तो इसका मतलब एम जी जो है नॉर्मल से ज़्यादा है। तो उस केस में क्या होगा, एम जी माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए। उस केस में क्या होगा, एम जी माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए, ये केस बन जाएगा। और इस प्रकार से आपका नॉर्मल हो जाएगा एम जी माइनस ए। और नॉर्मल कंडीशन में अगर आप अनएक्सेलरेटेड रहते या रेस्ट पे रहते या कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहते तो ऐसे केस में आपको mg वेट महसूस होता। लेकिन अगर वो एक लिफ्ट है, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो आपको ये नॉर्मल रिएक्शन महसूस होगा और आपको ये वेट महसूस होगा। ठीक है ना। तो मैं हर केस नहीं बता रहा हूँ, इतना आप खुद से देख सकते हैं। अगर वो तेज़ी से ऊपर की ओर जाती है, अगर ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाती है, अभी नीचे वाला केस मैंने बता दिया, अगर ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाती है तब बात बदल जाएगी। तब फोर्स बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा, तब फोर्स बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा। जैसे मान लीजिए नॉर्मल तो हमेशा ऊपर की ओर ही लगेगा, उस केस में वेट mg नीचे। और अगर ये ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जाती रहती तो उस केस में क्या होता है कि नॉर्मल mg से बड़ा होता है। इस केस के ठीक उल्टा। तो उस केस में क्या होता है, n माइनस एम जी बराबर एम ए। और इस प्रकार से नॉर्मल हो जाता है एम जी प्लस ए, यानी आपको अपना वेट बढ़ा हुआ महसूस होगा। आप खुद भी एक्सपीरियंस करते हुए कि आप किसी लिफ्ट में अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो आपको लगता है आपका वेट कुछ बढ़ गया है, और लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो आपको लगता है आपका वेट कुछ घट गया है। और लिफ्ट अगर फ्री फॉल करती है तो आपको वेटलेस महसूस होता है। लेकिन जब आप अर्थ पे जाएंगे तो पता लगेगा कि थोड़ी देर का मजा और फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए गौर से देखिए, ये दो केसेस मैंने आपको लिफ्ट के बता दिए। अगर लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से आती है, देखिए अगर लिफ्ट कांस्टेंट, थोड़ा सा बहुत धीमे पढ़ाने में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, स्पीड में थोड़ा सा हल्का सा आप लोग अपडेट रहिए चीज़ों के साथ, है ना। और हल्का सा वो करके देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए अगर ये कांस्टेंट स्पीड से आती है लिफ्ट, कांस्टेंट स्पीड यानी एक्सेलरेशन जीरो, उस केस में क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से अगर लिफ्ट नीचे ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो है तो आप दोनों चाहे नीचे आ रही है चाहे ऊपर आ रही है, दोनों केस में आप देख सकते हैं अगर कांस्टेंट स्पीड से आ रही है यानी एक्सेलरेशन जीरो, तो चाहे नीचे आ रही है चाहे ऊपर आ रही है, हर केस में व्यक्ति को वही वेट अपना महसूस होगा जितना वेट वो नॉर्मल स्टेट में ग्राउंड में खड़े होने पे महसूस करता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरी बात आप समझ